वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें परफॉर्म करना लाजमी है। कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, और ये सेक्शन 37, 38 एंड 39 में मेंशन है। तो इसमें हम ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म पढ़ेंगे कि एक पर्सन की क्या ऑब्लिगेशन होती है और उसकी डेथ की सूरत में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या होती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे। फिर एसेंशियल्स पढ़ेंगे वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के। ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को ही कहते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के, अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की गई है यानी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की गई है और दूसरी पार्टी उसको रिफ्यूज कर देती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर एक प्रॉमिस पूरा परफॉर्म नहीं किया जाता और फिर उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और इन सबको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो है इन वन बाय वन इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी वो पार्टीज जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक दूसरे के साथ, जिनका एग्रीमेंट हुआ है आपस में, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, एक्चुअल परफॉर्मेंस, या फिर कम से कम वो अपने हिस्से की परफॉर्मेंस करने की प्रॉपर कोशिश करें, जिसे कहते हैं हम ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, तो ये हर पार्टी की ऑब्लिगेशन है। अगर ये ऑब्लिगेशन वो पूरी नहीं कर रहे होंगे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और फिर उनको डैमेजेस या दूसरी कंपनसेशन पे करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इस रूल की भी एक एक्सेप्शन है और वो है अनलेस सच परफॉर्मेंसेस डिस्पेंस विद, यानी माफ कर दी जाती है, और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ। तो यानी कोई और लॉ की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की वजह से अगर एक्सक्यूज हो जाती है परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो लॉ अलाउ करता है कि फिर आप उसको बेशक परफॉर्म ना करें। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो वो आपकी ब्रीच कंसीडर नहीं होगी। इवन ये जो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म है ये इस हद तक भी कंटिन्यू करती है कि जो प्रोमिसर्स होते हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस करनी होती है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी ऑब्लिगेशन बन जाती है उनकी डेथ के बाद। Promises bind the representative of the promiser in case of the death of such promiser before performance। परफॉर्मेंस से पहले एक पर्सन की डेथ हो गई तो उसका प्रॉमिस अब किसको परफॉर्म करना होगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना होगा। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो वहां पर हमें नजर आ रहा होगा कि भाई ये तो रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता, ये तो वही शख्स परफॉर्म कर सकता था जो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी था। तो वो सिचुएशन जो होगी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन वाली, वो एक इसकी एक्सेप्शन है। अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो इसको परफॉर्म करें टू द लेवल ऑफ के जितनी उन्हें स्टेट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी होती है प्रोमिसर की। एग्जाम्पल इस पर कवर करते हैं तो पहले बेसिक रूल पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अजमल प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बानो ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000। अजमल डाइज बिफोर दैट डे। तो बेसिक रूल हमारा अप्लाई होगा कि अजमल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बाउंड हैं कि वो डिलीवर करें गुड्स टू बानो, और बानो इज आल्सो बाउंड टू पे ₹1000 टू अजमल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि गुड्स जो हैं वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गुड्स की डिलीवरी जो है वो उसी तरीके से होगी। बानो को अब रिप्रेजेंटेटिव को गुड्स पेमेंट करनी होगी और रिप्रेजेंटेटिव ने बानो को गुड्स डिलीवर करनी होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही परफॉर्म होगा, हालांकि जो वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है अजमल, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली असाइन हो गया टू ट्रांसफर हो गया टू द रिप्रेजेंटेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। अनवर promises to paint a picture for Salim by a certain day at a certain price। अनवर dies before that day। अच्छा, अब यहां पर पेंट अ पिक्चर है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर है। अगर आप फर्स्ट सिनेरियो देखें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर नहीं था, गुड्स डिलीवर करनी थी। यहां पर पिक्चर पेंट करनी है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन की स्किल होती है, उसकी बेस पर हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते इधर बाय अनवर रिप्रेजेंटेटेड और बाय सलीम, यानी किसी के भी अगेंस्ट दोनों उसको नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस फिर नहीं करवाई जा सकती वंस द प्रोमिसर हैज डाइड।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता, इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म। तो ये तो पहला सिनेरियो था हमारा ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म का। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क होता है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि व्हेन द प्रोमिसर हैज़ मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था वैसे परफॉर्म किया, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसरी, और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, उसने कहा हाँ जी आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, और उन्होंने उस जो गुड्स की डिलीवरी थी वो एक्सेप्ट कर ली, या कोई और जो काम था उसको ओके कर दिया। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब इसको अगर एक सिंपल से एग्जांपल से कवर करें तो आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 नवंबर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। अब डेट भी फिक्स है, क्वांटिटी और क्वालिटी भी डिफाइन हुई हुई है, यानी एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कॉटन लेकर आया और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म हो चुका है और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो उसमें डिफरेंस ये है कि प्रोमिसर जो है वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देता है, यानी वो परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है, बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड। दूसरी पार्टी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, बाय द प्रोमिसी इट इज कॉल्ड एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यानी प्रोमिसर ने तो अपनी प्रॉपर कोशिश की अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने की, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसकी वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की। तो इसको भी सिमिलर एक एग्जांपल से देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर नेचर का सिनेरियो है, लेकिन अब ये है कि जब गुड्स डिलीवर करने की कोशिश की, एक्चुअल डिलीवर नहीं हो सकी, कोशिश की, ट्राइड, और दूसरी पार्टी ने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की, तो यहां पर जो है ये परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी, लेकिन ये परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं कहलाएगी, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाएगी। यानी दिस पर्सन हैज परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन विच इज आजम, कि जी उन्होंने अपनी जो है ना, आजम ने तो वो किया जो कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें करना चाहिए था। अब दूसरी पार्टी का फॉल्ट है कि उन्होंने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब भी होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस से भी परफॉर्मेंस समझी जाती है, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की भी लॉ में जो हैसियत है वो बिल्कुल एक्चुअल परफॉर्मेंस जैसी ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है इसे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, तो ये कब वैलिड होती है, इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो लॉ ने डिफाइन किए हैं कि एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज वैलिड इफ इट फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन है, एक तो ये अनकंडीशनल होनी चाहिए, यानी कोई शर्त रख के नहीं होनी चाहिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर चुके हैं तो उन्हीं टर्म्स के मुताबिक आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, प्रॉपर टाइम पर कर रहे हो, प्रॉपर प्लेस पर कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो कि दूसरे पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दें कि वो चेक कर सके कि वाकई आप परफॉर्म करने के काबिल भी हैं, विलिंग भी हैं, और क्या आप पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी इसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो दूसरे पर्सन को देनी है वो किस मामले की देनी है कि वो ये चेक कर सके कि आप वाकई गुड्स हैं आपके पास, क्या आप वाकई देने को तैयार हैं, क्या आप होल ऑब्लिगेशन होल परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हैं। ये तीन चीज़ों की आपने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है, तो आपकी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड समझी जाएगी। और फिर ये कि इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, जहां पे गुड्स की डिलीवरी वगैरह हो, तो प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि वो ये देख सके कि जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं वो वही है क्वालिटी क्वांटिटी वाइज जो उस प्रॉमिस के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड हुई थी। तो इन 5 बातों का ख्याल रखना है, अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि जी विलिंग है, केपेबल है और होल्ड ऑब्लिगेशन कर रहा है, और जहाँ पे गुड्स वगैरह हो तो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इंस्पेक्ट करने की जो है अपॉर्चुनिटी देना। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो जहाँ पे प्रोमिसेस एक से ज्यादा होते हैं, यानी जिन लोगों ने परफॉर्मेंस रिसीव करनी है वो सेवरल हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आप किसी एक को भी करेंगे तो वो समझी जाएगी कि आपने सबको कर दी। तो एक पर्सन को अगर आपने परफॉर्मेंस ऑफर की और वो रिजेक्ट कर देता है तो आपको हर पर्सन पर जाकर अलग अलग ऑफर करने की जरूरत नहीं है, किसी एक प्रोमिसी को भी आप जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर देते हैं तो वो सेम लीगल कंसिक्वेंसेज होते हैं। अब हम इन सारे पॉइंट्स की जो है वो एग्जांपल्स के साथ इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं, Anam, who is the debtor of ABC Limited, offers to pay the amount due if ABC Limited also allots her 500 shares at par value. ये जो if है यहां पर, दिस इज मेकिंग इट कंडीशनल, जबकि अभी हमने पढ़ा है कि जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है वो तो अनकंडीशनल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर वैलिड ऑफर नहीं है।
अच्छा, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को टेंडर भी कहते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी कहते हैं। तो ये एक वैलिड टेंडर नहीं है, ये एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन लगा दी। एक और एग्जांपल लेते हैं। Adil ordered a cake from Shangri-La Bakers for his daughter's birthday on 17 August. Shangri-La Bakers brought the cake on 15 August for delivery. अब बर्थडे का केक देखें 2 दिन पहले तो नहीं उसको सेलिब्रेट किया जा सकता, तो 15 अगस्त जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं है। और वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि वो प्रॉपर टाइम पर होनी चाहिए। तो अदील यहाँ पर केक एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, और क्योंकि ये जो वैलिड टेंडर नहीं है, ये एक प्रॉपर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर टाइम को फॉलो नहीं किया गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आजम इज टेनेंट ऑफ बाबर, मतलब किराएदार है। ही ऑफर्स हिम रेंट एट अ मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी पर 2 लोगों की मुलाकात हो रही है और वो वहां पर उसको रेंट ऑफर कर रहा है, तो ये रेंट की पेमेंट के लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं है। तो यहां पर ये भी जो है एक वैलिड टेंडर या वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं समझा जाएगा। बाबर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज द टेंडर इज नॉट मेड एट अ प्रॉपर प्लेस। इसके लिए जो उनकी अगर कोई ऑफिस था तो वहां पर होना चाहिए था, या घर की लोकेशन पर होना चाहिए था, जो एक नॉर्मल वे है। एक सोशल गैदरिंग के अंदर ये प्रॉपर प्लेस नहीं थी कि इसको वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस समझा जाए। फर्दर भी जो इसमें पॉइंट्स हैं उन पर भी एग्जाम्पल अब देखते हैं। वकास एक डेटर है हु ऑफर्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट टू बाबर, जो कि क्रेडिटर हैं, वाइल द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पेमेंट इन फुल। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डिसाइड हुआ था वो ये था कि पेमेंट इन फुल होगी। तो क्रेडिटर ने डिमांड किया कि उसे फुल पेमेंट की जाए जैसे कॉन्ट्रैक्ट की गई थी, लेकिन डेटर अब ये कह रहा है कि वो तो इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो होल ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट जो है वो पूरा नहीं हो रहा। ये एक वैलिड टेंडर नहीं होगा, क्योंकि इसमें होल ऑब्लिगेशन ऑफर नहीं की गई फॉर परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल देखेंगे। कामरान डिलीवर्ड द गुड्स टू वकास एट 2 PM एज एग्रीड, यानी प्रॉपर टाइम है। एज एग्रीड है तो फिर प्रॉपर हो गया टाइम, बट डिड नॉट अलाउ हिम एनी टाइम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। तो ये तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के अगेंस्ट हो गया। लॉ कहता है कि जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस तब वैलिड होगी जब दूसरी पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो चेक कर सकेंगे जो चीज़ें ऑफर की जा रही हैं वो वही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री हुई थी कि डिलीवर की जाएंगी। और अगर आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो ये एक वैलिड टेंडर कंसीडर नहीं होगा। तो ये कहना कि जी टाइम नहीं है, बस जल्दी बस गुड्स लें, तो दूसरी पार्टी को जो है ना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना लाजमी है। नहीं देंगे तो ये एक वैलिड टेंडर, एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस या वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं होगी। तो इन पॉइंट से आगे चलते हैं। Akmal contracts to deliver to Basit at his warehouse on the 1st March 2021 100 bales of cotton of a particular quality. तो प्लेस, टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी एग्रीड हुई हुई है। अकमल ब्रिंग्स द कॉटन टू बासित वेयर हाउस, यानी सही प्लेस पर लाए, 1 मार्च को ही लाए, सही टाइम पर लाए, गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ रिगार्डिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो इसका मतलब है कि ना कोई कंडीशन लगाई है, टाइम भी ठीक है, प्लेस भी ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी चीज़ों को चेक करने के लिए दी जा रही है। तो ये टेंडर वैलिड टेंडर है, यानी एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें तमाम जो कंडीशंस थी वो पूरी हो रही हैं। अशरफ owes ₹15,000 to Rizwan and Tanveer jointly. He offered to pay the amount to Tanveer on a proper time and place, who refused to receive it. यानी उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की है और दूसरी पार्टी ने उसकी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की। अब यहाँ पर ज्वाइंट प्रोमिस वाला सिनेरियो है, तो तनवीर वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिस है। और हमने पढ़ा था कि किसी एक को भी अगर आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर देते हैं तो वो ऑल ऑफ देम को समझी जाती है। तो अब अशरफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि जी वो अब जाके रिजवान को अलग से ऑफर करे। तनवीर को जो ऑफर है
वो रिजवान और तनवीर दोनों की तरफ कंसीडर होगी। इट शैल बी कंसीडर्ड अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बाय अशरफ, क्योंकि वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिस को भी अगर आप प्रॉपर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर देते हैं, प्रॉपर कंडीशंस पूरी करके कर देते हैं, तो वो भी अप्रोप्रिएट होगी, वैलिड होगी। तो ये हमारे एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के सिनेरियोज थे। अब ये कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, एक पार्टी ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की और दूसरी पार्टी ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो सर्कमस्टांसेस पहले तो समझने हैं कि प्रोमिसर ने वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की है और उसकी ये ऑफर जो है दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा। पहली बात तो ये कि अब जो प्रोमिसर है वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके सिलसिले में कोई लाइबिलिटी नहीं है, और उसके स्टिल कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स होते हैं कंपनसेशन क्लेम करने के, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड या कैंसिल करने के, डैमेजेस क्लेम करने के, वो राइट्स उसके अब भी होंगे। तो ऑब्लिगेशन उसकी खत्म हो जाएगी लेकिन उसके राइट्स स्टिल एग्जिस्ट करते होंगे। तो इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। नाइन प्रॉपरली टेंडर्ड गुड्स टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, यानी प्रॉपर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हुई है और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सिचुएशन आ गई जिसमें हम कहते हैं कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि नईम ने तो क्योंकि अपनी तरफ से प्रॉपर काम किया, दूसरी पार्टी की आसिम की गलती है कि उन्होंने उसकी एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब नईम को दोबारा गुड्स डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो नईम को नुकसान हुआ है गुड्स के प्रॉपर डिलीवर ना होने की वजह से, वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आसिम से, और नॉन परफॉर्मेंस के लिए नईम की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर दी है, जो कि एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरह ही वैलिड कंसीडर होती है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, तो जब एक पार्टी जो है जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करना होता है उससे वो रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं या डिसेबल कर लेते हैं अपने। अच्छा, डिसेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक स्पेसिफिक गुड्स अगर आपने मुझे देनी थी और वो आप किसी और को सेल कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने आप को डिसेबल कर लिया कि आप अब वो मुझे तो नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उन गुड्स का कंट्रोल जो है वो आपके पास से चला गया है। तो जहाँ पे एक पार्टी ने इस तरह से किया हो कि उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से इनकार कर दिया हो या कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो प्रोमिस ही यानी जिस पार्टी ने परफॉर्मेंस रिसीव करनी थी वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं यानी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूअंस, लेकिन अगर वो अपने वर्ड्स और कंडक्ट, वर्ड्स में आ गया कि एक्सप्रेसली कर देते हैं, कंडक्ट से आ गया कि इम्प्लाइडली कर देते हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो फिर वो कंटिन्यू होगा, फिर वो रिसेंट कंसीडर नहीं होगा। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले बेसिक रूल पे बात करते हैं। Asma singer enters into a contract with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months. And Babar engages to pay her ₹100 for each night's performance. तो ये डिसाइड हो गया और 2 मंथ्स में तकरीबन 8 वीक्स आते हैं, तो 2 वीक्स 2 डेज इन एवरी वीक है, तो ऑलमोस्ट 16 परफॉर्मेंसेज हम कह सकते हैं कि होनी है। ऑन द 6th नाइट आसमा विलफुली एब्सेंट हर सेल्फ फ्रॉम द थिएटर, तो उसने जो है ना 6th नाइट पे जो है ना कह लें कि एब्सेंट कर ली अपनी तरफ से, उसने कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया, विलफुली, बीमार वगैरह होकर नहीं, इम्पॉसिबिलिटी नहीं, विलफुली जानबूझ के। तो बाबर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, यानी बाबर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिसेंड कर सकता है। अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सेप्शन वाले पॉइंट, ये जो अनलेस लिखा हुआ। तो सिमिलर सिनेरियो लेते हैं, बेसिक सिनेरियो वैसा ही है, लेकिन 6th नाइट पर आसमा ने विलफुली एब्सेंट भी किया विद द असेंट ऑफ बाबर, यानी बाबर ने अपनी विलिंगनेस शो कर दी इन इट्स कंटिन्यूअंस। आसमा सिंग्स ऑन द 7th नाइट, अब एक जगह पर एक पार्टी ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रिफ्यूज किया, लेकिन नेक्स्ट डे दोनों पार्टीज के दरमियान डील हो गई और 7th नाइट से उन्होंने फिर शुरू कर दिया। तो यहां पर कंटिन्यूस जो है वो क्लियर हो गई है। तो यहां पर बाबर ने सिग्निफाई की है अपनी मर्जी कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं,
और अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड या कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो 6th नाइट पर उन्हें नुकसान हुआ था आसमा के सिंगिंग के लिए ना आने की वजह से, विलफुली एब्सेंट होने की वजह से, वो उसके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी 6th नाइट की एब्सेंस की वजह से जो लॉस हुआ होगा उसकी कंपनसेशन वो उससे क्लेम कर सकते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस के हिसाब से जो रूल उसमें अप्लाई हो रहा होगा। तो ये हमारे उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में वीडियो थी विच मस्ट बी परफॉर्म, और ये 3 सेक्शंस को कवर कर रहे थे हम, सेक्शन 37, 38 एंड 39 को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।